Dear students, welcome to all in my lecture. Today topic of my lecture is enzyme and mechanism of enzyme action. Means आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि एंजाइम क्या है और जो एंजाइम का जो एक्शन है, जो ऐड करता है, वो किस तरह से ऐड करेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। देखिए, ये शुरू में दो पिक्चर है यहाँ पे। एक है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो किसी ये रिएक्शंस को दिखाया गया है, ये किस तरह से प्रोसीड करता है। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पर बेस्ड है। ये अभी इसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और दूसरा यहाँ पर ये जनरल स्ट्रक्चर है एंजाइम का, जो किस तरह से अलग अलग सबस्ट्रेट पर ये ऐड करता है। तो ये देखते हैं कि ये एक जो इसमें ये थायो ईस्टर बॉन्ड है, दूसरा है ऑक्सी ईस्टर बॉन्ड है, और तीसरा जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, और चौथा ये आइसो पेप्टाइड बॉन्ड है। और ये देखिए एंजाइम है यहाँ पर, ये इसमें एक्टिव साइट है। इस साइट पर ही जो एंजाइम है वो कैटलिस्ट का काम करता है, और फिर हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि हम लोग ये एंजाइम के बारे में पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में एंजाइम क्या है। देखिए, ये एंजाइम एक सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है जो प्लांट्स और एनिमल से हमें प्राप्त होता है, और ये एक टिपिकल या स्पेशल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है या बायोमॉलिक्यूल है। और इसका ये जो होता है जनरली प्रोटीन के जैसा होता है, और ये काफ़ी वाइटल है लाइफ के लिए। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है किसी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और ये मेनली जो है वो इसमें डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस है जिसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और इसका जो मेन फंक्शन है ये कैटलिस्ट के तरह ये बिहेव करता है, और ये एनर्जी सप्लाई करता है सेल को, कंपाउंड को डिटॉक्सिफाई करता है। और ये जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के जो सेल में होते हैं वो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें बॉन्ड किस तरह से टूटेगा और बॉन्ड कैसे बनेगा, ये इसी में हम लोग ये जानकारी हासिल करेंगे। और वास्तव में ये कहेंगे कि एक ये बायोलॉजिकल मशीन है ये। तो इस तरह से ये देखते हैं कि एंजाइम के ये काफ़ी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, और स्टडी ऑफ एंजाइम है, इसे हम लोग ये एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। तो ये अब देखते हैं कि ये जो एंजाइम का जो मेन फंक्शन है वो एज ए कैटलिस्ट है। ये किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है, और रेट इंक्रीज़ होगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज़ कर देता है, और इसके वजह से ये जो है वो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो ये एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है या पीएच हो जाता है तो ये एंजाइम जो है वो डीनेचर्ड हो जाता है, या इसको एक्सेस हीट्स का एक्सपोज़र होता है। इसका मतलब इसका जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो लगभग समाप्त हो जाता है। तो एक ये पार्टिकुलर टेम्परेचर पर या पीएच पर ही ये वर्क करता है। अब देखते हैं कि ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ये किस तरह से एक्ट करता है।
तब देखते हैं कि ये एंजाइम का जो मेन फंक्शन है या मेन एक्शन है वो एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है या बायो कैटलिस्ट है। और दूसरा है कि ये किसी कंपाउंड को, बायोलॉजिकल कंपाउंड को ये सिंथेसिस में ये मेडिएट करता है। तो ये दो इसके इम्पोर्टेंट जो है वो ये एक्शन है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये वो एक एग्ज़ाम्पल, इसमें एक दो एग्ज़ाम्पल लिया गया है कि जैसे ये माल्टेसी एक्ट किस पर करता है, माल्टोज़ पर, और लैक्टेज एक्ट करता है लैक्टोज़ पर। मतलब इसका जो एंजाइम का जो एक्शन है वो स्पेसिफिक है, और किसी किसी केस में ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी दिखाता है। मतलब कुछ एंजाइम हैं जो ये पार्टिकुलर इनंशियोमर पर ही ऐड करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है ये एल अमीनो एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटो एसिड में, किसके प्रेजेंस में, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ही इस तरह का ये एक्शन होगा। तो ये देखते हैं कि कहीं ये एक तो जो एंजाइम है एज ए कैटलिस्ट, इसका जो एक्शन है ये स्पेसिफिक है, लेकिन कहीं कहीं पर ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिक हो जाता है। मतलब किसी कंपाउंड के अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये जो है वो एक पार्टिकुलर इनंशियोमर ही ऐड करेगा। तब ये हम लोग देखते हैं कि भाई ये पहला जो इसका एक्शन है ये किस तरह से ऐड करेगा। तो एंजाइम एज ए बायो कैटलिस्ट, तो ये किसी भी ये रिएक्शंस का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन ये एट लास्ट ये अनचेंज्ड हो जाता है जो। और ये किस तरह से करता है, ये किसी रिएक्शंस के जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो जैसे ये एक्टिवेशन वो एनर्जी डिक्रीज़ होगा, रेट ऑफ रिएक्शन से ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। और ये हम लोग यहाँ पर ये इसे ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखते हैं ये यहाँ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पर ये बेस्ड है। एक तरफ जो है वो ये एनर्जी है और दूसरी तरफ है यहाँ पर ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये सबस्ट्रेट है, ये इसका एक पार्टिकुलर एनर्जी है। तो जब और ये कोई भी रिएक्टेंट जो है या सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, और ये एनर्जी बैरियर कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक ये कोई भी जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट है, और ये हम चूँकि एंजाइम के बारे में जान रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे मान लो कि ई एंजाइम है और एस सबस्ट्रेट है, तो एस यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ सिर्फ एस है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अब इसका एनर्जी जो है वो डेल्टा जी ए है, एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरे केस में जब हम लोग यहाँ एंजाइम ले लेते हैं तो ये डेल्टा जी ए डैश हो जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और फिर ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। देखते हैं ये हम लोग कैटलिस्ट लें या ना लें, एक्टिवेशन वो एंजाइम लें या न लें किसी रिएक्शन में, तो इसका जो डेल्टा जी है यानी फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन है,
वो सेम रहता है। तो देखिए ये डेल्टा जी ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम है, और डेल्टा जी ए डैश एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम या कैटलिस्ट है। तो ये डेल्टा जी ए डैश लेस देन वो डेल्टा जी ए होगा, और इस केस में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्टर हो जाएगा। और डेल्टा जी ये फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन है। ये हम लोग ये अभी भी डिस्कस किया है कि भाई ये हम लोग अगर कैटलिस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं, इससे इस पर कोई डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये देखते हैं कि ये अब ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कैटालिटिक पावर ऑफ एंजाइम, ये किस तरह से मतलब जो एंजाइम का जो कैटालिटिक पावर है वो ये किस तरह से एंजाइम ऐड करता है। तो ये देखो कोई भी जो एंजाइम है उसमें एक एक्टिव साइट होता है, और ये कैटालिसिस के द्वारा इसका जो कैटालिसिस के द्वारा जो हम लोग ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो वो जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से ये बाइंड हो जाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि इसका ये जो 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट की वजह से है। तो ये इसमें कुछ पोर्शन होता है, फंक्शनल पोर्शन होता है जो काफ़ी स्मॉल होता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये हम लोग ये फिगर में देखते हैं कि भाई ये एंजाइम है ई, और इसका ये एक्टिव साइट है, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट अप्रोच करेगा। तो जैसे ही ये सबस्ट्रेट अप्रोच करेगा ये इसे एंजाइम इसे ये बाइंड करता है, और ये फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो अभी हम लोगों ने ये देखा है ये। और ये जो सबस्ट्रेट है जब ये बाइंड हो जाएगा ये एक्टिव साइट एंजाइम के एक्टिव साइट से, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट में सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर जो है वो ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो ये इस तरह से देखते हैं कि ये ई प्लस एस ये दोनों मिलके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये से बनता है, और फिर जो है ये ई प्लस पी अतः एंजाइम अलग हो जाता है, और पी हम लोग ये प्रोडक्ट यहाँ पर ये प्राप्त होता है। तो ये किस तरह से ये एक्ट करेगा ये एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये वो कैटालिटिक पावर है एंजाइम का ड्यू टू एक्टिव साइट के वजह से। तो इस तरह से ये, और ये हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किया था ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बेसिस पर किस तरह से ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है। और दूसरा देखो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये देखते हैं कि ये कोई भी रिएक्शंस जो होता है वो उसमें जो कैटलिस्ट किसी रिएक्शंस के जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज़ कर देता है, और इससे रिज़ल्ट क्या होता है जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करने में कम जो है वो कम एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में जो है वो ये ईज़ी हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। और देखते हैं कि ये जब इंक्रीज इसमें क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स जब अटैच होता है तो ये फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ये जिसकी एनर्जी सफिशिएंट होती है वही जो है वो बैरियर को क्रॉस कर पाता है। तो ये देखें कि ये नंबर ऑफ जो कोलिजन्स एंड फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन में टेक्स प्लेस विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर जो है वो सबस्ट्रेट का जो प्रॉपर ओरिएंटेशंस होगा तो उस केस में भी ये जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में आसानी से बदल जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ये किस तरह से ये डिपेंड करता है
कि ये कोई भी सबस्ट्रेट किस तरह से प्रोडक्ट में बदलेगा। ये कैसे बदलेगा कि ये कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये एनर्जी बैरियर को सबस्ट्रेट जो है वो क्रॉस करने में कामयाब होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किसी भी मॉलिक्यूल का जो वो सबस्ट्रेट का जो ओरिएंटेशन होता है वो प्रॉपर होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पर, ये स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम। किसी भी एंजाइम का ये एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि भाई ये कोई भी अगर एंजाइम है वो अगर ये कायरल एजेंट है तो ये इनन्सियोमेरिकली होमोजीनस होगा, और ये कायरल कैविटी के वजह से यहाँ पर ये एक्टिव साइट में जो सबस्ट्रेट होगा, तो इस केस में जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्ट्रेट जो वो है वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स को ये जनरेट करेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि ये जो एंजाइम है वो ये कैसा नेचर शो करता है, स्टेरियो स्पेसिफिसिटी। मतलब ये अगर एंजाइम जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो प्रोडक्ट को जनरेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंजाइम है ओनली किसी एक ही जो है वो इनन्सियोमर पर एक्ट करेगा। एक एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि जब जो एंजाइम ये फ्यूमरेज है तो ये किसको कैटलाइज करता है, फ्यूमेरिक एसिड को, और हमें ये एस इनन्सियोमर मिलता है किसका, मैलिक एसिड का। जबकि इसका जो दूसरा आइसोमर है मैलेइक एसिड, इस पर ये फ्यूमरेज एक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये देखिए ये फ्यूमेरिक एसिड है और ये फ्यूमेरिक एसिड है, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, ये एंजाइम है फ्यूमेरेज। तो ये एस जो है मैलिक एसिड बना है, लेकिन यहाँ ये मैलेइक एसिड है, अगर इसका फ्यूमेरेज के साथ ये अगर रिएक्शन यहाँ पर कराया जाता है तो ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं होता। इसका मतलब जो एंजाइम है इसका एक्शन जो होगा वो स्पेसिफिक होगा। और ये तो इस तरह से देखते हैं कि एंजाइम का जो मेन फंक्शन है वो किसी रिएक्शन को कैटलाइज करना है, और ये किसी स्पेसिफिक जो है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम ही वो ऐड करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किसी भी रिएक्शंस को, जो मेनली बायोलॉजिकल रिएक्शंस को ये कंप्लीट कराने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। थैंक यू वेरी मच।